क्या इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है या फिर वो लिखवा कराता है? जैसे जैसे इंसान कर्म करता जाता है उसके एक हाथ की रेखा बदलती जाती है। अच्छा, कहते हैं छोटे बच्चों का हाथ कभी नहीं दिखाना चाहिए। छोटे बच्चों के हाथ में चूंकि उन्होंने कर्म नहीं किया है तो उसे प्रारब्ध लेकर के आए हैं। इंसान पता की ये भाई। लाइफ लाइन होती है, ये ब्रेन लाइन होती है, ये हार्ट लाइन होती है, ये लक लाइन होती है। इसके अलावा पांचवी लाइन जो होती है वो मैरिज लाइन होती है। अमीरों के हाथ की रेखाएं कैसी होती हैं? अगर आपका एक मेन प्लेनेट भी स्ट्रांग है तो आपको कहीं से कहीं तक पहुंचा सकता है। लाइफ लाइन से कभी लाइफ नहीं देखी जाती। एक चीज है जो हमेशा खराब होती है, वो होती है साउथ वेस्ट। घर का मंदिर कहाँ होना चाहिए? क्या नॉनवेज अगर घर में बनता है तो उसका वास्तु पे इम्पैक्ट पड़ता है? बिल्ली को कभी भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता। प्रारब्ध का कैलकुलेशन कैसे निकलता है? ये एक हाथ की रेखाएं बदलती हैं कि नहीं बदलती हैं। किस्मत बड़ी है कर्म। अगर किसी व्यक्ति को अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम पता नहीं है तो कुंडली कैसे गिरी? हाथ जितनी लंबाई है चौड़ाई है। नॉर्मली ऐसा हाथ मजदूरों का हाथ बोला जाता है। नया घर खरीदते वक्त क्या क्या देखना चाहिए बेसिकली? लोग अक्सर ऐसी गलती करते हैं कि मंदिर के बगल में घर ले लें। नहीं, कभी नहीं लेना चाहिए। तो क्या भूत एग्जिस्ट करते हैं? मैं तो इसको मानता आपने हूँ। देखे? हाँ, कौन कौन से प्लांट्स घर की एनर्जी के लिए अच्छे होते हैं? कांटे वाले पौधे घर में नहीं रखने चाहिए और ऐसे पौधे जिनमें दूध निकलता है। घर की एंट्रेंस में ऐसा हम क्या लगाएं कि बैड एनर्जीज हमारे घर में आ ही ना पाए? क्लोजिंग पॉइंट है वो जहाँ होगा आपकी उम्र इतनी होगी। क्लोजिंग पॉइंट पहले पे ही बना हुआ है तो मामला फिनिश। आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने द श्वेता शो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कोई पसंदीदा गेस्ट हम अपने स्टूडियो में इनवाइट करें, अपने पॉडकास्ट में लेकर आएं, तो उनका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर दें। कहते हैं किस्मत आप ऊपर से लिखवा कर आते हैं और आपकी हाथ की रेखाएं सब कुछ जानती हैं। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे पामिस्ट्री के पीछे की साइंस के बारे में और ये भी समझेंगे कि क्या इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है या फिर वो लिखवा कराता है। आज के हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट हैं वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर अनिल चतुर्वेदी जी। अनिल जी, वेलकम टू आवर शो। हेलो। अनिल जी, सबसे पहला सवाल, क्या वाकई इंसान किस्मत खुद लिखता है या लिखवा कराता है? देखिए, प्रारब्ध हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो हम पिछले जन्म से कुछ लेकर के आते हैं, जो हमारे कर्मों का फल होता है। तो इंसान जब पैदा होता है तो उसके दोनों हाथों की जो रेखाएं होती हैं वो बिल्कुल एक जैसी होती हैं। इसके बाद जैसे जैसे इंसान कर्म करता जाता है उसके एक हाथ की रेखा बदलती जाती है। जिस हाथ से वो करता है, राइट हैंडर हो या लेफ्ट हैंडर हो, उस हाथ की लाइन हमेशा चेंज होगी। तो जब भी मैं इतने सालों से इस फील्ड में हूँ, जब भी मैं लोगों को देखता हूँ, कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा कर्म नहीं करते हैं, तब जिस बैकग्राउंड से वो आया और उसी बैकग्राउंड में उन्होंने अपनी लाइफ बिता दी, तो उनके दोनों हाथ की रेखाएं एक जैसी मिलेंगी। बट जिन्होंने स्ट्रगल किया या जिन्होंने अपने लेवल से बहुत ऊपर या नीचे गए, उनके हाथ की रेखाएं हमेशा चेंज मिलेंगी। तो प्रारब्ध के साथ साथ जो हमारे कर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या हाथ की रेखाएं वाकई बदलती हैं? बिल्कुल, हाथ की रेखाएं बदलती है जैसे मैंने, लेकिन दोनों हाथ की नहीं बदलती हैं, एक हाथ की बदलती है जिस हाथ से इंसान काम करता है। कितना % किस्मत आपके कर्मों पर डिपेंड करता है? देखिए, प्रारब्ध बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो हम पीछे से लेके आए हैं उसे हमें काटना तो है ही, लेकिन अब परसेंटेज और वर्क की बात करते हैं। हम बहुत अच्छे कर्म कर भी लेते हैं तो हम किसी चीज़ को थोड़े दिनों के लिए टाल देते हैं, लेकिन हम परमानेंट उसे ख़त्म नहीं कर सकते। जस्ट लाइक एक मर्डर का केस है, 20 साल हो सकता है हम छुप के बचे रहे, लेकिन 20 साल बाद पकड़े जाएंगे तो मर्डर तो कहलाएगा। तो वही प्रारब्ध है। अगर आपने पिछले जन्म में कुछ किया है या आपने कुछ ऐसी चीज़ें की हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको उसको भोगना तो पड़ता ही है। अच्छा, कहते हैं छोटे बच्चों के हाथ कभी नहीं दिखाना चाहिए, क्या ये सच है? इनफैक्ट ये बात मुझसे बहुत लोगों ने कही, लेकिन मुझे इसका कोई साइंटिफिक रीजन समझ में नहीं आया, सिवाय इसके कि छोटे बच्चों के हाथ में चूंकि उन्होंने कर्म नहीं किया है तो वो सिर्फ प्रारब्ध लेकर के आए हैं। उस समय उनके हाथ में प्रारब्ध की रेखाएं होती हैं। तो ना दिखाने का कोई रीजन मुझे तो प्रैक्टिकली समझ में नहीं आया, और मैं तो देखता हूँ। अच्छा, तो बच्चों की भी आप हाथ की रेखाएं दिखवा सकते हैं? बात सिर्फ ज़रूरत की है, क्योंकि छोटे बच्चों का हाथ दिखाने की, अगर आपको छोटा बहुत कुछ देखना है, सपोज ये कोई बच्चा है जिसको हेल्थ इशू आ रहे हैं या किसको इस तरह की प्रॉब्लम है, तब तो उसको ज़रूरत है। अगर आप छोटे बच्चे की शादी देखने लगोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है ना। तो बस उतनी चीज़ है। तो अमीरों के हाथ की रेखाएं कैसी होती हैं? इसमें अमीरों और गरीबों से कोई मतलब नहीं होता है। हालांकि मैंने पूरी वैरायटी देखी है जब मैंने हाथ देखना शुरू किया था। आपके कौन से प्लैनेट्स हैं जो मेन प्लैनेट है। अगर आपका एक मेन प्लैनेट भी स्ट्रांग है तो आपको कहीं से कहीं तक पहुंचा सकता है। डिपेंड करता है कि इसको एक्टिव होना चाहिए।
और कैसे पता चलेगा कि अपना ये स्ट्रांग है प्लेनेट? वो तो मतलब हाथ में तो ये बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपके जो हाथ की रेखाएं होती हैं हाँ। उसमें उनके उभार, उनका ऊपर या नीचे की तरफ झुकाव, उससे पता चलता है कि ये आपका मेन प्लेनेट है। किसी भी आदमी की लाइफ में 2 या 3 प्लेनेट मेन होते हैं, कुछ प्लस होते हैं, कुछ माइनस होते हैं। फिर संभव जैसे कुंडली होता है, तो जो लग्नेश होता है वो पर्सनालिटी को डिफाइन करता है। इस तरीके से हाथ में होता है कि जो हमारा मेन प्लेनेट होता है उससे हमारी पूरी पर्सनालिटी डिफाइन हो जाती है। हाथ की टाइप, हाथ की रेखाएं, वो सारी चीज़ें बताती क्या हाथ बार बार दिखाना चाहिए कि नहीं? हैं। देखिए, बार बार दिखाने की जो बात है, जैसे हमारा एक रूटीन डॉक्टर होता है कि हम जाते हैं अपनी फिटनेस चेक के लिए, सेम विद हाथ के साथ या कुंडली के साथ होता है कि हम एक सर्टेन टाइम के बाद हमारे क्या प्लैनेट चेंज हो रहे हैं या किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। अगर हम दिखाते रहें तो कोई बुराई नहीं है, हमें आगे आने वाले खतरों से आगाह करता है और बचने के रास्ते देता है। किस्मत नॉर्मली होता है ना कि लड़कियों का लेफ्ट हैंड देखना चाहिए, लड़कों का राइट हैंड देखना चाहिए, ये सही है? देखिए, हाथ देखने के 3 तरीके होते हैं नॉर्मली जो प्रचलित हैं। पहला हमारा जो सबसे प्राचीन तरीका था, जिसको देखने वाले लोग अब नहीं हैं, सामुद्रिक शास्त्र था। सामुद्रिक शास्त्र का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उसको वो लोग बोलते थे पृष्ठ विलोमा। अच्छा, मतलब पेज के उल्टी साइड में देखो। ओके। उसमें वो लोग लेफ्ट हैंड देखते थे लड़कों का। अच्छा। हालांकि अब इंडिया में जानने वाले नहीं हैं, क्योंकि सामुद्रिक शास्त्र में एक बहुत बड़ा, आई डोंट नो कि क्या रीजन था, कि उनके यहाँ एक शिष्य परंपरा थी। ओके। जो बड़े हस्तरेखा शास्त्री हुए इंडिया के, उन्होंने सबने नॉर्मली अपना एक ही शिष्य बनाया। तो अब उसको सही मायने में जानने वाले लोग नहीं। ना के बराबर है। तो वो लगभग खत्म हो चुकी है। पुरानी किताबें मिलती हैं, लेकिन दूसरा तरीका हमारा आता है कीरोमेंसी, जो कि कीरो ने चालू किया था, जो कि यूरोपियन तरीका है। कीरोमेंसी में वो लोग क्या लेके चलते हैं कि आदमी जिस हाथ से काम करता है, अदर दिन वो लड़का है या लड़की है, उसके उसी हाथ को देखा जाता है। नॉर्मली लोग ज़्यादातर राइट हैंड से काम करते हैं, तो राइट ही दिखाना चाहिए, जो लड़का हो चाहे लड़की। हाँ, लेफ्ट हैंडर होगा तो वो लेफ्ट हैंड उसका, क्योंकि कर्म से आपने क्या बदला वो तो उसी में आता है ना, जैसे मैंने बताया कि ये सिस्टम होता है। द थर्ड वन इज केपी, कृष्णमूर्ति पद्धति। उसमें वो सिस्टम लागू करते हैं कि जेंट्स का राइट हैंड, लेडीज का लेफ्ट हैंड। तो तीनों तरीके एकदम डिफरेंट हैं एक दूसरे सबसे से। प्रचलित कौन सी है? कीरोमेंसी। लेकिन मैंने प्रैक्टिकली अगर इन तीनों चीज़ों पे जितना भी काम किया, मेरे हिसाब से ये लगता है कि आप दोनों का जब तक सेम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप क्या प्रारब्ध लेकर के आए थे और क्या आप काम कर रहे हो, जब आप इन दोनों का कैलकुलेशन निकालेंगे तो आपके प्रेडिक्शंस ज़्यादा एक्यूरेट होंगे। ओके। और प्रारब्ध का कैलकुलेशन कैसे निकलता है? क्योंकि एक हाथ की रेखाएं बदलती हैं, एक की नहीं बदलती हैं। ओके। ये कौन सा हाथ है जिसकी रेखाएं बदलती है? जैसे आप कर्म कर जिससे रहे आप काम कर रहे हो उसकी बदलेंगी, हैं। हाँ। जिससे आप काम नहीं कर रहे हो वो सेम रहेंगी। मतलब वो आपका प्रारब्ध है। वो आपका प्रारब्ध है। तो जब आप दोनों को मिलाओगे, क्या आप लेकर के आए थे, यहाँ पे आने के बाद आपने अच्छा किया या बुरा किया, उनका कंक्लूजन के बाद जो निकलेगा वो ओरिजिनल रीडिंग है। और किस साल तक ये बदल सकती है? मतलब एक मरने दम कुछ। तक ओके। तो कभी बदल सकती है। और जो कहते हैं किस्मत में जो लिखा है वो होकर ही रहेगा, तो किस्मत बड़ी है कर्म? देखिए, बरसात को कोई नहीं रोक सकता। जो हमारा लिखा हुआ है कि बरसात होनी है वो तो होके रहेगी। कर्म हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि हमने एक छाता लगा लिया, रेनकोट पहन लिया, या हम अपने घर के अंदर बैठे हुए हैं। तो हम इफेक्ट को कम कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते। बदल नहीं सकते हम किस्मत को। अगर कोई भी ये कहता है कि नहीं सब हम बरसात रोक देंगे, तो वो झूठ बोल रहा है। विधि का विधान नहीं बदलता। लेकिन अगर हम यहीं पे गीता की बात करते हैं तो बोले कर्म प्रधान। कर्म से हम उन चीज़ों के इफेक्ट को अपने ऊपर होने से कम कर सकते हैं। और इंसान अगर कुछ खास कर्म नहीं कर रहा है तो क्या भाग्य साथ देता है? फिर भी प्रारब्ध स्ट्रांग होगा तो देगा। एक छोटी सी बात, आप एक ऐसे घर में पैदा हुए जो बहुत रिच है, आपने भी जिंदगी में कुछ भी नहीं किया, लेकिन पेरेंट्स आपके इतना पैसा छोड़ गए कि आपको बिना कुछ किए हुए, बिना नौकरी किए हुए, बिना जॉब किए हुए, बिना बिजनेस करते हुए आपकी ज़िंदगी कट गई। ये भी है। अच्छा अनिल जी, पामिस्ट्री में फिश साइन की बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्या होता है ये फिश साइन? देखिए, पामिस्ट्री में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हाथ में होती हैं, लेकिन फिश को लेकर भ्रांतियाँ बहुत हैं। फिश साइन एक तरीके की मछली होती है, और ज़्यादातर लोग जो पूछते हैं वो ये दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारा जो शुक्र स्ट्रॉन्ग है कि कौन कुंडली का, इसका जो हाथ का जो ज्वाइंट है हमारा,
वहाँ पर वो मछली बनी होती है केतु के आसपास। तो किसी भी निशान का हाथ के अलग अलग हिस्सों पे अलग अलग इम्पैक्ट होता है। मछली नॉर्मली अच्छी मानी जाती है, लेकिन ये हर कंडीशन में नहीं होती। केतु के स्थान पे अगर मछली है तो पुराने हमारे सामुद्रिक शास्त्र में उसको हम विदेश यात्राओं से डिनोट करते हैं, बट आज की डेट में वो इररिलेवेंट हो चुकी है। ज्योतिष में हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना जाता है, चाहे आप कुंडली देख रहे हो या हाथ देख रहे हो, इसका जो बेसिक फार्मूला है कि हमारा किस जगह पे हम देखें, हम इंडिया में बैठ के देख रहे हैं या यूरोप में बैठ के देख रहे हैं, किस टाइम देख रहे हैं और किस समय में देख रहे हैं। समय मतलब काल। आज से हम 50 साल पहले अगर चले जाएंगे तो हवाई जहाज एक लग्जरी मानी जाती थी। आज की डेट में वो डेली रूटीन का काम है लोगों का। तो देश, काल और स्थान, अगर आप इसको ध्यान नहीं करेंगे आप कभी भी सही कैलकुलेशन नहीं कर सकते। अगर मैं कल्चर की बात करता हूँ, हम आर्मी किसी बैकग्राउंड के बंदे के साथ बैठे हुए हैं जहाँ पे ड्रिंक करना बहुत आसान, एक नॉर्मल कल्चर है। बट अगर हम टिपिकल ट्रेडिशनल फैमिली में जाएंगे, वहाँ पे ड्रिंक करने को गलत मानते हैं, तो आप किसको गलत कहोगे? यू आर नॉट ए जज। उनके लिए वो सही है, इनके लिए ये सही है। तो बेस्ट तरीका यही है कि आप जिस जगह बैठे हो वहाँ पे उस चीज़ को कैसे ले रहे हैं, आप उसको उस हिसाब से कैलकुलेट करो। अगर आप एक ट्रेडिशनल फैमिली में जाओगे, लड़का दारू पी रहा है यानी कि बहुत ख़राब है। बट अगर आप इस तरीके किसी बैकग्राउंड में जाते हो, वहाँ पर वो इट्स ए कॉमन वन। तो सिर्फ सोच होती है इंसान। जिस जगह पे बैठ के आप जिस माहौल में चीज़ों को देख रहे हैं, आपको उसी माहौल को उसी हिसाब से डिफाइन करना पड़ता है। तो ज्योतिष का ये बेसिक फार्मूला है जिसको लोग फॉलो नहीं करते। नॉर्मली लोगों को अपनी किस्मत अच्छी रखने के लिए, कि किस्मत में कुछ खराब ना हो, जो है कम से कम वो अच्छा रहे, कौन कौन सी बेसिक चीज़ें हैं जो फॉलो करनी चाहिए? अपनी ज़िंदगी ईमानदारी से जिए, लोगों का भला करें। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अपना कर्म अच्छा करें। कर्म अच्छा करें। अच्छा अनिल जी, एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि मतलब मेरे व्यूवर्स को अगर वो अपने हाथ देख रहा है तो बेसिक कुछ चीज़ें आप उन्हें बता दें कि वो अपना घर बैठे हुए कम से कम थोड़ा बहुत हाथ खुद देख पाए। बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं कह सकते कि आप जान पाओगे, क्योंकि सालों की प्रैक्टिस लगती है। लेकिन हाथ में भी उसी तरीके से 9 प्लैनेट्स होते हैं जैसे कुंडली में होते हैं। क्योंकि आप चाहे कुंडली के माध्यम से चलो, चाहे हाथ के माध्यम से चलो, या किसी और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से चलो, उसका बेस कॉन्सेप्ट वही 9 प्लैनेट्स हैं। ओके। और वो जो 9 प्लैनेट्स हैं वो कुंडली में अच्छे हैं, बुरे हैं, खराब हैं, कमज़ोर हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ये हमारा हाथ है, इसमें हमारा ये गुरु हो गया, शनि हो गया, सूर्य हो गया, ये हमारा बुध हो गया, चंद्रमा हो गया, शुक्र हो गया, राहु और केतु। ओके। इसके अलावा मंगल इसमें 2 होते हैं, लोअर एंड अपर। तो इन ग्रहों के हिसाब से ही सारी चीज़ें होती हैं। अगर इसमें कोई हिस्सा हमारा फूला हुआ है, ऊपर की तरफ उठा हुआ है, इट मीन्स कि वो ग्रह स्ट्रांग है और हमारा अच्छा है। ग्रह नीचे की तरफ झुका हुआ है तो वो ग्रह हमारे लिए निगेटिव हो रहा है। इसी तरीके से अगर कोई ग्रह पिचका हुआ है तो इसका मतलब है कि वो कमज़ोर है। तो ये एक बेसिक है जिसको आप जान सकते हो। बाकी लाइनों को देखने के लिए आपको एज का कैलकुलेशन जरूरी है, क्योंकि हाथ में मेन लाइनें 4 ही होती हैं। हाँ, नॉर्मली ये 3-4 लाइनें होती हैं। हाँ, तो कम से कम इन 3-4 लाइनों के बारे में ही हम इंसान की ये लाइफ लाइन होती है, ये ब्रेन लाइन होती है, ये हार्ट लाइन होती है, ये लक लाइन होती है। इसके अलावा 5वीं लाइन जो होती है वो मैरिज लाइन होती है, और इसी में लोग सबसे ज़्यादा अंदाजा लगाते हैं। तो मैं चाहूँगी वो अंदाजा लगाए, थोड़ी बहुत क्लैरिटी रहे कि जैसे लाइफ लाइन है तो किसी की छोटी हो तो मतलब लाइफ छोटी है। लाइफ लाइन से कभी लाइफ नहीं देखी जाती। वो ये लोग ये लोगों की बहुत भ्रांति है, क्योंकि लाइफ देखने के लिए कभी भी ये नहीं होता कि ये लाइफ लाइन है। लाइफ लाइन कई बार छोटी होती है, लेकिन इसके पैरेलल एक लाइन चल रही होती है जो कि मंगल रेखा होती है। तो वो आपके ऊपर आने वाले हर खतरे को अपने ऊपर ले लेती है। मैंने ऐसे तमाम देखी हैं कुंडलियाँ, मतलब हाथ, जहाँ पर कि लाइफ लाइन खत्म हो रही थी लेकिन उसके आगे मंगल रेखा ने उसको सपोर्ट दे दिया, उसको कुछ नहीं हुआ। हाँ, उस पॉइंट पे एक थोड़ी सी दिक्कत जरूर आई। लाइफ कैलकुलेट करने का जो एक्यूरेट तरीका है वो ये ब्रेसलेट्स होते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो होते हैं, जो नीचे ब्रेसलेट्स बने होते हैं, तो इसमें एक ब्रेसलेट की लाइफ जो होती है 25 साल मानी जाती है। ओके। लेकिन नॉर्मली सबके हाथ में आपको 3 दिखेंगे। 4 है मेरे हाथ में। तो अच्छी बात है, ज़्यादा लंबी उम्र है। लेकिन इसमें बीच में एक पॉइंट आता है,
वो पॉइंट उसका क्लोजिंग पॉइंट होता है। आपको वो देखना होता है कि जिस जगह पे वो पॉइंट क्लोज हो गया वो उसकी मतलब असली उम्र के है। पड़ाव होते हैं। आप 25 साल की घटना है पहली लाइन से, फिर 26 से 50 तक की दूसरी लाइन से, फिर तीसरी लाइन से आप करते हो। अच्छा। लेकिन इनमें वो जो क्लोजिंग पॉइंट है वो जहाँ होगा आपकी उम्र इतनी होगी। वो 25 से पहले भी हो सकता है, आपकी लाइनर 3 हो, लेकिन क्लोजिंग पॉइंट पहले पे ही बना हुआ है, तो मामला फिनिश। धन की कौन सी लाइन होती है? भाग्य रेखा। धन की लाइन नहीं बोलते, भाग्य रेखा बोलते हैं। वो ये लाइन होती है जो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। आजकल वैसे इंटरनेट पे हर चीज़ अवेलेबल है, लेकिन अगर आप जैसे देखना चाहते हैं हाँ। तो ये जो मेन हमारी मेन लाइनें मानी जाती हैं हाथ में, वो 4 ही होती हैं। हाँ। सबसे ऊपर वाली लाइन, हम्म। उसके बाद उसके जस्ट नीचे लाइन, 2 हॉरिजॉन्टल लाइनें होती हैं, 2 हमारी वर्टिकल लाइनें होती हैं। इसको हाथ की बैलेंसिंग बोलते हैं कि ये जो लाइन शुरू होती है अंगूठे के बाद पहली वाली, ये लाइफ लाइन होती है, और ये हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ती है कीरोमेंसी में। इसमें आपको ऐसे एज कैलकुलेट करते हैं 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, तो नीचे तक चली जाती है। फेट लाइन हमेशा, ये भाग्य रेखा है, ये हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती है। ओके। तो आप देखो, एक लाइन नीचे जा रही है, एक ऊपर जा रही है, बैलेंसिंग दोनों साइड से हो रही है। अगेन एक हार्ट लाइन हो गई, एक ब्रेन लाइन हो गई। आपको दिखाई पड़ेगा कुछ लोग जो होते हैं बहुत दिल से काम लेते हैं, इमोशनल टाइप के होते हैं, और कुछ होते हैं वो दिमाग से ही काम करते हैं, बड़े प्रैक्टिकल टाइप के होते हैं। तो आपको वो इन दोनों लाइनों में क्लियर दिखाई पड़ेगा। ये जो ब्रेन लाइन होती है ये नीचे वाली लाइन होती है, और ये हमेशा इधर से इधर बढ़ती है, अंगूठी के अपोजिट। ओके। हार्ट लाइन, तो वो बैलेंसिंग होती है। भाग्य की लाइन कौन सी थी? सॉरी, सेकंड लाइन, सेकंड जो। ओके। अंगूठे के बगल वाली लाइन हो गई लाइफ लाइन, और उसको एक लाइन छोड़ करके जो लाइन होती है वो मेन जो 4 लाइनें हैं। और मैरिज लाइन हमेशा हार्ट लाइन के ऊपर होती है, वो यहाँ पे छोटी छोटी सी लाइनें होती हैं, उसमें से आपको देखना पड़ता है। तो कैसे पता चलता है आपकी हाथ की रेखा से कि एक शादी होगी, 2 शादी होगी? लोग बड़ा से बात करते हैं कि इनकी एक शादी है, 2 शादी। जनरल फार्मूला ये है कि आप गिन लीजिए। लेकिन सही बात यह है कि उसमें देखना ये पड़ता है कि आपकी हार्ट लाइन से कितनी ऊपर है वो। अच्छा। और जितनी ऊपर होगी उतनी उसकी एज के बारे में पता चलता है कि ये इस एज पे शादी होगी। शादी सक्सेसफुल है या नहीं है वो उस लाइन की टाइप पे जाता है। जो मैरिज लाइन है उसमें जंजीर बनी हुई है, या वो कभी खुला हुआ है, या उसका एकदम से नीचे चला गया, कुछ हाथों में ऊपर चला जाता है, उसके हिसाब से डिफाइन होता है। जिन हाथों में बहुत लंबी चली जाती है, मान लीजिए वो सन लाइन तक चली आई, इट मीन्स कि उसकी शादी किसी बहुत फेमस पर्सनैलिटी से होगी, उसकी अपनी आइडेंटिटी गायब हो जाएगी। लोगों के अफेयर्स है क्या, वो भी पता चल जाता है? अफेयर्स पता चलते हैं लेकिन अफेयर्स के भी बहुत सारे हैं। अच्छा। मीनिंग है, क्योंकि जैसे लिव इन है, हमारे एस्ट्रोलॉजी में शादी को लेकर के कोई भी डेफिनेशन नहीं है। अच्छा। क्योंकि आप किसको शादी कहेंगे? रिंग पहना देने को, कबूल कर लेने को, फेरे पढ़ लेने को। इवन अगर हम हिंदू मिथोलॉजी को लेकर चलें तो यहाँ पर हमारे शादी को लेकर के 7 तरीके प्रचलित हैं, जिसमें गंधर्व विवाह भी आता है। हम 7 फेरे लेकर के भी विवाह कर लेते हैं, वैदिक विवाह, आर्य समाजी शादी भी लोग करते हैं, बहुत सारे सिस्टम होते हैं। तो आप किसी को भी मना नहीं कर सकते कि ये गलत है। हालांकि गंधर्व विवाह आज की डेट में नहीं माना जाता था, पहले तो होता ही था, जैसे शांतनु ने किया था। तो चीज यही है। अब उसको आप गंधर्व विवाह बोल रहे हैं या आप जाकर के सीधे लिव इन रिलेशन बोल रहे हैं, वो एक ही चीज है। तो ज्योतिष में कभी भी कोई चीज स्पेशली आपकी डिफाइन नहीं होती, उसमें मतलब होता है। आप किसी से इमोशनली, फिजिकली, मेंटली अच्छे से जुड़ गए, दैट इज मैरिज। जहां आपने मान लिया कि हाँ हम हस्बैंड वाइफ हैं, इसके अलावा इसमें और कोई तरीका नहीं है। वरना अगर आप इस्लाम को लेकर चलोगे, उन्होंने फेरे नहीं पड़े तो क्या उनकी शादी नहीं हुई? या क्रिश्चियंस ने अंगूठी नहीं बनाई तो शादी नहीं हुई? तो शादी की डिफिनीशन नहीं होती। डिफिनीशन सिर्फ इतनी होती है कि आप उसको क्या मान रहे हो। अच्छा सर, अगर मैं अपनी हाथ की रेखाएं दिखाती हूँ तो जो हाथ की रेखाओं से मेरा भविष्य निकलता है, क्या वही सेम कुंडली देखकर भी निकलेगा? हाँ, हालांकि दोनों की अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, क्योंकि ये हमारा दुर्भाग्य है कि हाथ के ऊपर पामिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा रिसर्च हमारे यहाँ पिछले कई 100 सालों से नहीं हो पा रही। पामिस्ट्री पे केपी के बाद, केपी ने जरूर रिसर्च की थी, उन्होंने अपनी नई टेक्निक निकाली थी, मिस्टर कृष्णपूर्ति। लेकिन अगर हम नई चीज़ों की खोज की बात करें तो पामिस्ट्री पे काम लगभग ना के बराबर हो रहा है। एस्ट्रोलॉजी में तो बहुत सारी चीज़ें जुड़ती चली गई, वास्तु में कई सारी चीज़ जुड़ती, वास्तु में चढ़ती चली गई, लेकिन पामिस्ट्री पे काम ना के बराबर हुआ। क्या पामिस्ट्री इफेक्टिव नहीं होती? पामिस्ट्री बहुत इफेक्टिव होती है, लेकिन लोग इसको, जैसे हमने बताया कि सामुद्रिक शास्त्र एक से परंपरा थी, उन्होंने एक को ही सिखाया,
अब वो आगे किसी को सिखा पाया नहीं सिखा पाया, वो लाइन ही बंद हो गई। तो सामुद्रिक शास्त्र के विलुप्त होने का मेन रीजन यही था कि वो हमारी धीमे धीमे गायब होती चली गई। शिष्य कम बने। ये तो भला हो कीरो का कि कीरो ने फिर से पामिस्ट्री, जो कि वो एक तरीके से इंडियन आर्ट थी, कीरो ने पामिस्ट्री को दोबारा से लोगों के दिमाग में लाया। और दोनों की जैसे बताया दोनों लिमिटेशंस है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, मैं कुंडली भी देखता हूँ और मैं पामिस्ट हूँ, हाथ भी देखता हूँ। तो दोनों की अलग अलग खासियत है। क्या खासियत है सर? जैसे हाथ देख करके सपोज कीजिए, अब यहाँ पर मैं वास्तु, कुंडली और हाथ का तीनों चीजें आपको मिक्स करके बताता हूँ कि एग्जैक्टली क्या है। किसी के घर में कोई नेगेटिव चीज है, आप वहां पे गए वास्तु बैलेंसिंग करने के लिए, हालांकि आज सब मशीनरी आ गई है, आपको पता चल जाता है डाउजिंग से या ऑरा स्कैनर से कि कहाँ पे दिक्कत है। लेकिन अगर कोई एक कोना डिस्टर्ब कर रहा है तो वो कोने में डिस्टर्बेंस किस चीज का है? मान लिया नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट में एक टॉयलेट बना है तो हमें पता है कि टॉयलेट बना है, ये खराब है। बट अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट भी नहीं बना है, सीढ़ियां भी नहीं बनी है, किचन भी नहीं बना है, सामने एक नॉर्मल सा कोना है जो साफ सुथरा है, बट फिर भी वहां की एनर्जी डिसबैलेंस है, तो हम कैसे देखेंगे? यहाँ पे हमारी लिमिटेशंस हो गई। कुंडली भी ये बता देगी कि आप किसी की कुंडली देख के बता सकते हो कि उसके घर में दोष कहाँ पे मौजूद है। आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, जाकर के आपको फाइंड आउट करना पड़ता है कि वहां दोष कौन सा है। लेकिन हाथ में एक प्लस पॉइंट है। सपोज किए किसी घर में बहुत नेगेटिव एनर्जी मौजूद है, उस नेगेटिव एनर्जी को निकालने के लिए अब हमको ये पता चल गया कि ये पॉइंट नेगेटिव है, यहां पर नेगेटिव है, लेकिन क्या नेगेटिव है? या तो आप वहां जाओ उसको ढूंढो, जो हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता, या फिर क्या होता है कि आपके हाथ में उस ऑब्जेक्ट का पूरी डिजाइन आ जाती है और लोकेशन आ जाती है। ओके। जैसे किसी के घर में सपोज कीजिए एक कछुआ रखा हुआ है, वो निगेटिव है फॉर एग्जाम्पल, तो वो हाथ में उस कछुए की शेप आ जाएगी और किस लोकेशन पे वो कछुआ रखा हुआ वो आ जाएगा। वहां जाकर के आपको उसे सिर्फ देखना है कि ये चीज है, मैच कर रही है कि नहीं कर रही। ऐसा भी मैंने देखा है कि कई बार उस लोकेशन पे 2 या 3 चीजें सेम डिजाइन की हो जाती हैं, बट हाथ इतना स्पेसिफिक होता है कि जैसे आपको 3 कछुए रखे हैं तो किसी के 2 पॉइंट हाथ पे वो 2 पॉइंट बन के आ जाएंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ उसमें अलग होता है। वो जब आप अलग देखोगे तो आप उसको पहचान लोगे। या फिर आप, अब तो मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट आ गए, आप 2 मिनट में चेक कर देते हो एनर्जी कैसी है, बट पहले सिस्टम यही था। हाथ की लिमिटेशन ये है कि हाथ बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ज्यादा एक्यूरेट कौन है, कौन सा है? मैं तो हमेशा हाथ को मानूंगा, क्योंकि जिसमें आप ज़्यादा मेहनत करोगे, ज़्यादा टाइम दोगे, उसकी एक्यूरेसी आएगी। हाथ की एक्यूरेसी कुंडली में भी बहुत है, बट कुंडली की लिमिटेशन यही है कि आप कुंडली में ऑब्जेक्ट नहीं बता सकते। आप ये बता सकते हो कि कुंडली के थ्रू वास्तु देख रहे हो कि गड़बड़ है, कहाँ है, किस कॉर्नर पे है, बट क्या है ये आप नहीं बता सकते। हाथ में आप बता सकते हो कि ये गड़बड़ एक्चुअल क्या है। लेकिन सर जैसा आपने बताया कि हाथ की रेखाएं बदलती हैं कर्मों से, क्या कुंडली फिर कैसे बदलेगी? क्योंकि वो तो जन्म से ही निर्धारित है वो सारी चीजें। यहाँ पर भी लोगों के अंदर वही भ्रांतियां हैं जो अधूरा नॉलेज है। एक हमारा जो जन्म का चार्ट होता है जिसको हम जन्म कुंडली बोलते हैं, लग्न कुंडली। एक हमारा जो गोचर उसके पैरेलल चल रहा होता है, जो हमारा एटमॉस्फेरिक चेंजेस होता है। कि आप सुनते होगे अक्सर कि शनि आज कुंभ राशि में चला गया, या चंद्रमा आज मंगल में चला गया, या ऐसे हो गया। तो वो जो दोनों कुंडलियां हैं वो वही है, जन्म कुंडली जो अपना प्रारब्ध लेके पैदा हुए, और आपकी ये वाली कुंडली जो आपके आसपास के चेंजेस थे वो आपके ऊपर जो इफेक्ट डाल रहे हैं। जब आप दोनों को मर्ज करके कुंडली देखोगे तो आप सही कैलकुलेशन करोगे, अदरवाइज आपका कैलकुलेशन अधूरा माना जाएगा। लेकिन जन्म के वक्त जो कुंडली बनी है होती है वो क्या वैस रिमेन सेम रहती है? फिर हम वो तो जिंदगी भर एक ही रहेगी। सेम है, वो तो उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या प्लैनेट्स थे वो थे। अब वो प्लैनेट्स आपके यूनिवर्स के साथ किस तरीके से मूव कर रहे हैं वो आपकी गोचर की कुंडली में आता है। तो गोचर की कुंडली फिर बनवानी पड़ती है बार बार? वो तो आपकी हर 15 मिनट में बदल जाएगी। वो तो कुछ नहीं बदलेगा तो डिग्री बदल जाएगी प्लेनेट की। लेकिन नॉर्मली आपको मैं लाइव, अगर आप कभी बोलोगे तो मैं आपको उसको उस पर दिखा दूंगा कि हमारी कितनी तेजी से बदल रही है हर सेकंड। अभी हमारे पास ये आ गए हैं, सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं। आप सॉफ्टवेयर पर डाल दो उसको, लाइव टाइम रियल टाइम कर दो, अपने आप टक 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 क्या चेंजेस हो रहे हैं आपको हर सेकंड पे दिखाई पड़ेंगे। लेकिन नॉर्मली जब कोई बड़ा काम होता है घर में, कोई शादी ब्याह होती है, तो नॉर्मली जो पहले से कुंडली बनवाई गई होती है लोग उसी कुंडली को दिखा रहे होते हैं, तो उसमें वो हमारी जन्म कुंडली है ना, हमारा बेसिक नेचर तो वही है। जो गुण होते हैं, क्या फर्क होता है? अभी मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कुछ दिन पहले ही, गुड़ मिलाना
और कुंडली मिलाने में क्या डिफरेंस है? हाँ बिल्कुल, तो अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, मतलब बड़ा यूनिक सा क्वेश्चन था, क्योंकि नॉर्मली गुड़ मिलाने के लिए लोग सॉफ्टवेयर पर डाला, उन्होंने देखा 18 गुड़ से ज़्यादा मिल गया तो शादी कर दो, फिर भी शादी नहीं चल रही है। उसमें यही क्वेश्चन था, एस्ट्रोलॉजर ग्रुप था कि साहब ये गुड़ थे, 26 गुड़ मिले थे, शादी हुई लेकिन 1 साल भी नहीं चली। तो यही फर्क है गुड़ और कुंडली मिलाने का। गुड़ मिलाने का मतलब इतने से ज़्यादा मिल गए, बट जहाँ तक कुंडली मिलाने की बात है, वहाँ पे आप देखते हो कि हमारी क्या प्रोबेबिलिटी दोनों की आपस में आ रही है, दोनों का नेचर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बहुत अच्छा नेचर मैच कर रहा है सपोज कीजिए, बट फिर भी किसी एक के ग्रह दूसरे की लाइफ पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं, जैसे मंगल दोष हम बोलते हैं, या मॉडर्न जमाने में वो कितना एक दूसरे के साथ उनकी कंपैटिबिलिटी क्या जा रही है। ऐसा तो नहीं है कि दोनों को मिलने के बाद बच्चे पैदा होने में कोई प्रॉब्लम हो रही है। जहाँ पर आप पूरी कुंडली को सारा कुछ मिलाते हो, मैंने वो कुंडलियों पे भी शादी अलाउ की जहाँ पे 16-17 गुण मिल रहे थे और लकीली सक्सेसफुल है। और कई बार ये होता है कि 26-27 गुण पर भी मुझे मना करना पड़ता है। मान लीजिए एक की कुंडली में कुंडली बहुत अच्छी मिल रही है, बट उसमें से एक बंदा ऐसा है, लड़का या लड़की, जिसकी कुंडली में शादी का सुख ही नहीं है, और आप शादी कर दोगे तो क्या होगा? डिस्टर्ब ही रहेगी शायद। तो डिस्टर्ब होनी है। वो जो 26 गुण वाली कुंडली पे पाए थे उसमें यही था, लड़की की कुंडली में शादी का सुख ही नहीं था। या तो आप उसका समाधान करते, आपने देखा 26 गुण मिलने, आपने शादी कर दी, बट आपने ये नहीं देखा कि लग्न में बैठा हुआ शनि उसके मैरिड लाइफ को पूरा डिस्टर्ब कर रहा है। तो आप जब तक वो दवाई नहीं देंगे, वो आपका उसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, तब तक कैसे सक्सेसफुल होगा? वो तो टूटनी है। अगर किसी व्यक्ति को अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम पता नहीं है तो कुंडली कैसे बनी? हाथ से कुंडली बन जाती है अगर आपको अपनी जिंदगी की बहुत इंपॉर्टेंट घटनाएं पता हैं और एक टेंटेटिव आइडिया है तो। इंडिया में हैं ऐसे 2-3 लोग जो कि सिर्फ मिल करके आपका टाइम सेकंड्स में बता देते हैं। कि कौन से 2-3 लोग होते हैं ऐसे जो उनके बारे में मैं अभी उनको ढूंढना चाहता हूँ। मेरी उनसे 95 में मुलाकात हुई थी। डॉक्टर बीबी निगम थे, और वो फैजाबाद में थे, साकेत कॉलेज था उसके, वो फिजिक्स के लेक्चरर थे। मेरी उनसे मुलाकात 95 में हो गई थी, मैं एक छोटा सा स्टूडेंट हुआ करता था। वो आपके घर के किसी भी मेंबर से मिल करके कुछ नंबर्स पूछते थे, और नंबर के बेस पे आपका डेट ऑफ बर्थ टाइम एकदम एक्यूरेट सेकंड वाइज बता देते थे, इतने बज के इतने मिनट इतने सेकंड। और ये चीज़ मैंने उनकी देखी थी, बट अब वो कहाँ हैं मैं उन्हें ढूंढ नहीं पा रहा। द सेकेंड वन जो अभी बहुत फेमस हैं, कैप्टन लेखराज हैं, मंडी में रहते हैं, पहले वो मेरठ के आसपास कहीं रहा करते थे, उनके मैंने देखे हैं। उनको मैं डायरेक्टली नहीं जानता हूँ, बट और एस्ट्रोलॉजर्स के तो जानता हूँ। वो हाथ देख करके कुंडली बना देते हैं। कई लोग हाथ का रंग देख के बता देते हैं कि हाथ कैसा है, कोई पिंक है, रेड है। एग्जैक्टली तो कौन कौन से रंग होते हैं? वो तो बहुत सिंपल है, क्योंकि जो आपके स्किन का टेक्सचर होगा उससे आपकी बीमारियां पता चल जाएंगी। सिंपल है, अगर कोई आदमी का चेहरा पीला पड़ रहा है, आंखें पीली हैं या हाथ पीला पड़ रहा है, तो उसको लीवर की प्रॉब्लम है। सो सिंपल। पिंक का मतलब आपकी बेस्ट हेल्थ, लेकिन अगर आपका ब्लू पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में कोई चीज़ पॉइजनस हो रही है। तो ये तो आपको इसमें पामिस्ट की भी जरूरत नहीं है, ये तो पुराने लोग वैसे ही देख के बता देते हैं। किसी मजदूर का हाथ होगा तो बहुत रफ स्किन होती है, और किसी आप डॉक्टर का हाथ देखेंगे तो नॉर्मली बहुत सॉफ्ट मिलेगा आपको, गद्देदार हाथ होगा। क्योंकि हाथ की 7 वैरायटी होती हैं। कौन कौन सी? जो सबसे कलाकारों का हाथ बोलते हैं, इसको शंकुआकार बोलते हैं। उसमें आपके हाथ का जो ये होता है एक शंकु के आकार का होता है, हल्का सा ऊपर की तरफ किया जाएगा, लंबी उंगलियां होती हैं। हालांकि ये बहुत आगे उसका बाइफर्केशन हो जाता है, बट जनरली एक लंबी उंगलियां होती जाती हैं। तो इस तरीके के हाथ कलाकारों के हाथ माने जाते हैं। ओके। जो बाई नेचर किसी न किसी आर्ट से रिलेटेड होते हैं या दार्शनिक टाइप के होते हैं। ठीक है। बट एक कंप्लीट स्क्वायर हैंड भी आपको मिलेगा, जैसे कि मेरा है। जितनी लंबाई है चौड़ाई है। नॉर्मली ऐसा हाथ मजदूरों का हाथ बोला जाता है। इन लोगों को अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल करना पड़ता है, और इन्हें नॉर्मल आदमी से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा। बट हाँ, मेहनती बहुत होते हैं ये लोग। ओके। आपको मजदूरों के हाथ नॉर्मली ऐसे ही मिलेंगे, मजदूर या कह सकते हैं इंजीनियर्स, क्योंकि इंजीनियर्स में भी नॉट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो हमारे सिविल इंजीनियर्स या इस टाइप के इंजीनियर्स हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, उनका रहता है। फिर हमारा तीसरा आता है जो सबसे खराब क्वालिटी का हाथ मानते होता है मिक्स हैंड। उसमें कुछ भी क्लियर नहीं होता, टेढ़ी मेढ़ी उंगलियां होती हैं, अजीब सा हाथ होगा, कहीं अंगूठा भारी होगा, कहीं कुछ होगा। नॉर्मली ऐसे हाथ होते हैं क्रिमिनल्स के, या ऐसे लोगों के जो कि अपनी लाइफ में बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट लेकर नहीं चलते, जहाँ इमोशंस टाइप की चीज़ें नहीं होती हैं। फिर हमारा आते हैं लॉन्ग हैंड, जिसमें हाथ और उंगलियां चौड़ाई से ज़्यादा लंबी होती हैं।
ओके। ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में मिलता सब कुछ है, लेकिन लंबे स्ट्रगल के बाद मिलता है। तो ये वैरायटीज़ होती हैं। फिर एक स्पेचुला हैंड बोलते हैं, जो मैंने आज तक सिर्फ एक ही देखा है। मैं पिछले 40 साल से हाथ देख रहा हूँ, 89 से मैं हाथ देख रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है, ये उंगलियां चम्मच की तरीके की हो जाती हैं, फूल जाती हैं। बट क्योंकि अच्छा। मैंने आज तक देखा ही एक हाथ है, इससे ज़्यादा मैंने किसी का देखा ही नहीं, तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसा, लेकिन वो भी हाथ होता है, वो कैसा होता है? वैरायटी में आता है स्पेशल हैंड। अच्छा होता है या बुरा होता है? ऐसे लोगों को ये माना जाता है कि ये थोड़े से मतलब मिक्स कैरेक्टर के होते हैं, क्योंकि इसमें हमारी ये भी सारी चीज़ें देखी जाती है कि ये नॉट्स कैसी हैं, ये क्या हैं। वो चीज़ों को लेके चलते हैं, बट अगर नॉट्स डेवलप हैं तो वो सिस्टमेटिक होते हैं, नॉट्स डेवलप नहीं हैं तो वो डिस्ट्रक्टिव होते हैं। तो वो खाली एक चीज़ पे आप बता नहीं सकते। ये सिर्फ एक टाइप है जो मैंने बताई, कि इसके ऊपर डिपेंड करता है। इनकम बढ़ाने के लिए हम्म। क्या उपाय किया जाए, वास्तु के हिसाब से भी और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी? देखिए, अगर आप अपने भाग्य को पहचान सकते हैं, क्योंकि कुंडली की अगर हम बात करते हैं तो कुंडली में आपका जो 9th हाउस होता है वो भाग्य का घर होता है। उससे रिलेटेड ग्रह को आप जितना स्ट्रांग करेंगे, आपकी इनकम बढ़ेगी। हाथ में भी आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है पहचानने के लिए कि एक्चुअली आपका कौन सा प्लेनेट है। वो आप यही देख सकते हैं कि कितना डेवलप है, ऊपर की तरफ है, बिना किसी निशान का। ये बहुत डेवलप है, लेकिन अगर उसमें जाल बना हुआ है, क्योंकि वीनस आपको नॉर्मली लोगों का डेवलप मिलता है, बट अगर उसमें जॉल बना हुआ है तो वो पूरा का पूरा खराब हो गया। वो ठीक कैसे होगा? विल पावर से या शुक्र के ट्रीटमेंट करने से। दो तरीके होते हैं, ग्रह खराब है या ग्रह कमजोर है। अगर कोई ग्रह कमजोर है तो उसको हम पावर देते हैं, लाइक उसके स्टोन्स पहन के, या उससे रिलेटेड जड़ी बूटियाँ, क्योंकि पेड़ों की जड़ी भी उतनी इंपॉर्टेंट होती हैं, वो पहन करके हम उस ग्रह को स्ट्रांग कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ग्रह कमजोर है, वो हमने स्ट्रांग कर लिया। अगर खराब है और उसको हमने गलती से स्ट्रांग कर दिया, तो ये तो वही हो गया कि एक बदमाश आदमी पहले से था, उसको हमने रिवॉल्वर दे दी, वो आपको और तबाही मचाएगा। तो अगर खराब ग्रह है तो उसका सही तरीका उसका पूजा पाठ या उसके दान होते हैं कि उससे दूरी बना लो, आप अलग हम अलग। तो वो पहचानना बहुत जरूरी है। मैंने कई बार ऐसा देखा है कि लोग क्या करते हैं कि भाई कमजोर ग्रह है, उन्होंने डिग्री उठाई, ये नहीं देखा कि उसका फंक्शन क्या है, उठा के उसको उन्होंने नक पहना दिया, मन बड़ा प्रॉब्लम डबल हो गई। और ये अक्सर मैंने देखा है, बट प्रॉब्लम वो अपना अपना तरीका है। अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जा पा रहे, किसी वास्तु के पास नहीं जा पा रहे, तो खुद ही आप कुछ ऐसा उपाय करें कि आपकी इनकम बढ़ जाए, ऐसा कुछ उपाय? मेहनत। सही बात तो मेहनत है कि आप सही डायरेक्शन में मेहनत करें हाँ। और अपना काम ईमानदारी से करें। आपको कभी पैसों के लिए भागना नहीं पड़ता। बट अगर कोई रुकावट है तो जाना तो आपको वहीं पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाए बिना तो काम नहीं चलता। अच्छा अनिल जी, वास्तु क्या है? वास्तु के बारे में अगर बोला जाए, क्योंकि वास्तु को लेके बहुत सारे भ्रम हैं हमारे यहाँ। हमारा जो भी कार्य क्षेत्र है या जहाँ हम रहते हैं, वहाँ की एनर्जी की बैलेंसिंग, अगर हम एक लाइन में बोलते हैं तो एनर्जी बैलेंसिंग, यही हमारा वास्तु है। क्योंकि हम जहाँ पे रह रहे होते हैं, कई बार वहाँ की चीज़ें गड़बड़ होती हैं, या हम जहाँ पे काम कर रहे होते हैं वहाँ पे होती हैं। जब हम जाकर के वास्तु के थ्रू, एक आर्ट है जिसके थ्रू हम वहाँ की एनर्जी बैलेंस कर देते हैं, वो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं वास्तु में बेसिक्स जो हर किसी के घर में होनी चाहिए? करेक्ट। देखिए, ये कहना तो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि एक पूरी बॉडी में कोई भी पार्ट बिगड़ा है तो वो बिगड़ा ही रहेगा। बट अगर इंपॉर्टेंट की बात करते हैं, जैसे आदमी का ब्रेन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतने ही उसकी बैकबोन भी और उतने उसके पैर भी हैं। तो सारी चीज़ों का सही फंक्शन करना जरूरी है। और फिर भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम ब्रेन को देते हैं कि एक आदमी पूरा खड़ा हुआ है और उसका ब्रेन काम नहीं कर रहा, तो घर का एंट्रेंस कैसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू वास्तु? देखिए, इसमें भी बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं इसको लेकर के। कुछ लोग कहते हैं नॉर्थ ईस्ट अच्छा है, कुछ लोग कहते हैं कि साउथ खराब है। ऐसा नहीं होता है। हमारे हर डायरेक्शन में कुछ कुछ कॉर्नर होते हैं, ऐसे प्लेसेस होते हैं जहाँ पे हम दरवाज़ा अच्छा मानते हैं। बेसिक थंब रूल अगर हम लेकर के चलते हैं तो जब हम, क्योंकि बहुत सारे सिस्टम है वास्तु को लेकर के, जब हम 9 ग्रिड सिस्टम पे चलते हैं, तो अगर हमारा पूरब या उत्तर की तरफ, ईस्ट या नॉर्थ की तरफ हमारा फेस है, प्लॉट हमारा, तो जब हम 9 पार्ट में डिवाइड करेंगे चौड़ाई को, तो तीसरा और चौथा घर बेस्ट माना जाता है। सॉरी, चौथा और पांचवा। और जब हम साउथ और वेस्ट की तरफ जाते हैं तो तीसरा और चौथा बेस्ट माना जाता है। बट एक चीज़ है जो हमेशा खराब होती है, वो होती है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट का डायरेक्शन 99% गड़बड़ी होता है।
मैंने एक रील शायद देखी थी जिसमें एक त्रिशक्ति का जिक्र था कि वो त्रिशक्ति अगर आपके घर के दरवाजे के बाहर हो तो जो वास्तु दोष है वो कम हो जाता है। देखिए कुछ फ़र्क पड़ता है, हम्म, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग कि हर पार्ट का अपना एक अलग रोल है। हम्म, आप एक ही चीज़ से पूरी बॉडी नहीं चला सकते। प्रॉब्लम कहाँ है, क्योंकि हर कंट्री का अलग सिस्टम होता है। हम्म, हमारे यहाँ ही इंडिया में हम देखें तो वास्तु के बहुत सारे तरीके चल रहे हैं। हम्म, वैदिक वास्तु भी है, हम्म, आजकल बहुत ज़्यादा 2017-18 से चर्चा में आया महावास्तु। हम्म, उसके अलावा कुछ लोकल वास्तु होते हैं जो उड़ीसा वगैरह में चलते हैं, हम्म, उनके कि वो उस एरिया से रिलेटेड होते हैं। हम्म, तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, सबके अपने अपने सिस्टम होते हैं। हम्म, अगर हम इंडिया से बाहर जाते हैं तो चाइना में, थाईलैंड में, इन जगहों पे हमारी फेंग शुई चलती है। हम्म, अगर हम यूरोप में जाते हैं, मैं नाम मिस कर रहा हूँ, यूरोप का अपना एक वास्तु का तरीका है। तो हर जगह इसको माना जाता है, सिर्फ नाम बदले गए हैं। ओके। तो क्या इंडिया में जो वास्तु देख रहे हैं वो आउट ऑफ इंडिया नहीं देख सकते? क्यों नहीं देख सकते हैं? सेम लॉजिक्स हैं, सेम सब चीज़ें हैं? लॉजिक तो मोरलेस सेम है, क्योंकि हमारी जो पूरी अर्थ का मैग्नेटिक सिस्टम है जो, वो नॉर्थ साउथ है, वो हर जगह फिक्स रहना है। जैसे ऑस्ट्रेलिया की हम बात करें तो टाइम जोन बिल्कुल ही डिफरेंट है। हाँ, तो क्या यहाँ पे अगर आप जो वास्तु कर रहे हैं तो ये आपके लिए उतना ही ईजी है ऑस्ट्रेलिया के घरों के लिए वास्तु देखना? जी हाँ, क्योंकि पहले मेरे दिमाग में भी ये था, लेकिन जब मैंने दूसरे कॉन्टिनेंट्स में लोगों के वास्तु देखे हम्म, तो मुझे लगा कि कोई खास फर्क नहीं है, सेम प्रॉब्लम वहाँ पर, सेम चीज़ें हैं। ओके। घर का मंदिर कहाँ होना चाहिए? देखिए, घर का मंदिर अगर हम सिंपल पूजा कर रहे हैं, हम्म, जनरल एक पूजा होती है, तो नॉर्थ ईस्ट बेस्ट प्लेस माना जाता है, आप हर जगह यही सुनेंगे। हम्म, बट अगर आप कुछ मेडिटेशन टाइप की पूजा करते हैं, जहाँ पे आपको कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, तो नॉर्थ वेस्ट इज़ द बेस्ट प्लेस। ओके। तो ये चीज़ होती है। बट ध्यान हमेशा ये रखना चाहिए कि नॉर्मल पूजाओं के टाइम पे हमारा मुंह हमेशा नॉर्थ या ईस्ट की तरफ हो। अभी आपने फेंग शुई का जिक्र किया था, मैं चाहूंगी कि हमारे व्यूवर्स बताएं कि फेंग शुई एग्जैक्टली क्या है? फेंग शुई एक चाइनीज़ पद्धति है वास्तु की, एनर्जी की बैलेंसिंग उसमें भी होती है। उसमें यिंग और येन ओके। दोनों एनर्जी की बैलेंसिंग की जाती है। वो लोग एनर्जी को ची बोलते हैं। अच्छा। तो अगर इन शॉर्ट बोलें तो ची की बैलेंसिंग या यिंग यांग हमारी मेल और फीमेल एनर्जीज होती हैं, उसको बैलेंस करते हैं। फेंग शुई में भी यही सिस्टम होता है। उसमें वो लोग बस अलग अलग टाइप के यूज करते हैं, जो आजकल इंडिया में भी काफ़ी दिखाई पड़ते हैं। जैसे हमारा कछुआ हो गया, या फेंग शुई बुद्धा हो गया, या हमारा वो मेढक जिसमें सिक्का मुंह में दबाए रहता है। इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें होती हैं और ये जनरली लोगों में देखने को मिलती हैं। अच्छा, ये जो कछुआ होता है ये नॉर्मली लोगों के घरों में देखने को मिल जाता है, ऑफिस में मिल जाता है। इसको रखने का सही तरीका क्या है? देखिए, इसको रखने का अलग अलग कछुए होते हैं। जैसे क्रिस्टल का हो गया, मेटल का हो गया, किस चीज़ का हुआ। अगर आप क्रिस्टल का कछुआ लेकर के चलते हैं जो कि इफेक्टिव है, तो उसको हमेशा नॉर्थ ईस्ट में रखा जाता है, जो साउथ वेस्ट की तरफ। मुझे अक्सर लोगों के घरों में गलत रखे मिलते हैं। ये अक्सर गलत ही रखे होते हैं। गलत ही रखे होते हैं, क्योंकि लोग उसका डायरेक्शन नहीं जानते हैं। clarity कुछ लोग नहीं कहते है। हैं वो घर के अंदर होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं घर के अंदर या बाहर से नहीं मतलब है उसका। सिर्फ इतना मतलब है कि जहाँ पर भी जो घर का नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, वहाँ पर उसको रखा जाए साउथ वेस्ट की तरफ फेस करके। और हमेशा ऐसे रखा जाए कि उसके नीचे थोड़ा सा पानी हो, और अगर आप कुछ कॉइन डाल सकते हैं तो ये तभी इसका ओरिजिनल रिजल्ट आता है। अच्छा। और ऑफिस में क्या रॉक सॉल्ट रखनी चाहिए? ये रॉक सॉल्ट का सिंपल एक फंक्शन होता है कि वो नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। ओके। तो रॉक सॉल्ट आप कहीं पे भी रखेंगे, ऑफिस में बहुत सारे लोगों का मूवमेंट होता है, आप रख सकते हैं। बट उतना फिजिबल नहीं होता नमक रखना, वो लोगों को दिखाई पड़ता है या थोड़ा से होता है। रेदर देन उसकी जगह हम बोलेंगे कि अगर आप क्रिस्टल बॉल, स्फटिक की बॉल रखते हैं, वो ज़्यादा इफेक्टिव है। आजकल क्रिस्टल से बहुत चल रहे हैं, आजकल क्रिस्टल के ब्रेसलेट, पायराइट्स, ये सब बहुत ज़्यादा फैशन में है। इनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? इफेक्टिव होते हैं अगर आपको उसका सही यूज पता हो, क्योंकि क्रिस्टल्स की मोर देन 80-85 वेराइटीज़ तो होती ही हैं। जिस तरीके से हमारे मेन स्टोन्स होते हैं, जेम्स होते हैं, पोखराज, नीलम, पन्ना, हर प्लेनेट को करते हैं, इसी तरीके से हमारे क्रिस्टल्स का रोल है। ओके। तो किस क्रिस्टल को किस फंक्शन के लिए हम यूज कर रहे हैं, अगर हमें वो सही तरीके से पता है और उसे सही तरीके से यूज कर सकते हैं, तो उसके बहुत बेनिफिट्स हैं। क्या पायराइट से धन आता है? आजकल तो उसको मैग्नेट मनी मैग्नेट कह के करते हैं, और नो डाउट आता है। उसका मैंने इफेक्ट्स देखे हैं। लेकिन मेन चीज़ यही है कि अभी बाजार में आप जाओ तो पायरेट की अंगूठी मिल रही है, पायरेट के ब्रेसलेट मिल रहे हैं, मतलब पायरेट के भी आ गए हैं। हाँ, उनके फ्रेम्स आ गए हैं, सारी बकायदा। चीज़ें, इवन पेंटिंग भी अभी आई हैं कुछ। बिल्कुल। लेकिन सच बात यह है कि पायराइट का जो रफ होती है
उसको रखने का सही यही तरीका है कि आप उसको एक छोटा सा टुकड़ा रफ का ले लें और वो अपनी तिजोरी में, अपने जहाँ पे भी आप पैसे रखते हैं उस प्लेस पे रख दें। तिजोरी कहाँ रखनी चाहिए? तिजोरी रखने के बारे में भी आपको वास्तु में अलग अलग मैटर मिलेंगे, लेकिन सच्चाई यही है, इसका एक सिंपल साइंटिफिक रीजन है। मनी फ्लो हमेशा नॉर्थ से साउथ होता है और साउथ को हमारे यहाँ मानते हैं कि वो स्टेबल होता है, तो हमेशा तिजोरी साउथ में रखनी चाहिए। अच्छा। जबकि आपको नॉर्मल वास्तु की किताबों में वो मिलेगी कि नॉर्थ, क्योंकि वो कुबेर की दिशा है। फ्लो हमेशा नॉर्थ से साउथ होता है और इसको जानने का बहुत आसान तरीका है, अगर किसी को याद नहीं रहे, आप किसी शहर में चले जाओ, किसी कंट्री में चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, साउथ इज ऑलवेज मोर रिच देन ईस्ट, नॉर्थ। अच्छा। लाइक नॉर्थ दिल्ली, साउथ दिल्ली, नॉर्थ मुंबई, साउथ मुंबई, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, आपको साउथ हमेशा ज़्यादा रिच मिलेगा, आप कहीं पे भी देखें। बट नॉर्मली साउथ ईस्ट बहुत ज़्यादा जो डायरेक्शन है बहुत ज़्यादा साउथ ईस्ट लक्ष्मी हो गई, यहाँ पर हम सिर्फ नॉर्थ और साउथ की बात कर रहे हैं, तो साउथ हमेशा नॉर्थ से ज़्यादा रिच मिलेगा। आप कभी भी कहीं पे भी देख लो। आप सिंपली दिल्ली का एग्जाम्पल लो, नॉर्थ दिल्ली और साउथ दिल्ली में साउथ दिल्ली बहुत महंगा माना जाता है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा पैसे वाले लोग रहते हैं। क्या रीज़न है उसका? मनी का फ्लो हमेशा नॉर्थ टू साउथ होता है, क्योंकि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड बनती है हमेशा साउथ की तरफ खींचती है। तो हमेशा तिजोरी रखने का सही तरीका ये है कि आप साउथ में रखें, लेकिन उसका मुंह नॉर्थ में खोले। अच्छा। नॉर्थ से फ्लो आया, वापस बंद हो गई, घर में भी तो और वहाँ ऑफिस में स्टेबिलिटी भी, आ गई, दोनों जगह एक ही सिस्टम है। हाँ, अगर आप नॉर्थ में तिजोरी रखते हैं तो आउटफ्लो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ओके। अच्छा, एक चीज़ और थी अनिल जी, क्या नॉनवेज अगर घर में बनता है तो उसका वास्तु पे इम्पैक्ट पड़ता है? अगर इसको मैं ऐसे बोलूँ, क्योंकि नॉनवेज वैदिक उसमें तो माना ही नहीं जाता था, एक तरीके से जब भी हम कहीं पे नॉनवेज या इस टाइप की चीज़ें देखते हैं तो वहाँ का इंडेक्स, हम लोग एनर्जी नेगेटिव इंडेक्स लेकर के चलते हैं। तो सिंपली अगर मैं प्रैक्टिकली भी उसको कहीं पे देखूँ अपने और आई स्कैनर से या किसी चीज़ से, तो हमेशा वहाँ का 0.5 से लेकर के 1 पॉइंट तक इंडेक्स नेगेटिव हो जाता है। तो फर्क तो प्रैक्टिकली पड़ता है। और घर में अगर आप फिश एक्वेरियम रखते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? देखिए, फिश एक्वेरियम फैशन में है और इसको लेकर के भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं बीच में सुन रहा था कहीं पे कि उन्होंने कहा कि साउथ ईस्ट में रखो, तो साउथ ईस्ट बहुत ख़राब होता है क्योंकि आग्नेय कोण होता है, उन्होंने उसको फ्लो से जोड़ा, तो सबका अपना मानना है। लेकिन अगर हम नहीं रखते हैं तो अच्छी बात है, रखते हैं तो कोशिश करें कि उसको हम नॉर्थ की तरफ लेके जाएं। तो घर में मछलियाँ नहीं रखनी चाहिए इनिशियली? मेरा मानना यही है कि हम किसी भी चीज़ को, अगर देखिए ऑफिस में भी नॉर्थ की तरफ इज़ द बेस्ट थिंग, बट किसी को भी हम क्यों बंद करके रखें? अगर घर में जो लोग कुत्ते बिल्ली पालते हैं उसका वास्तु पे इम्पैक्ट पड़ता है? कुत्ता, अगर अपने वैदिक रूल को देखें तो कुत्ता पालना अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन अगर आप मॉडर्न उसमें जाते हैं तो लोग कहते हैं कुत्ता पालने से हमारा केतु अच्छा होता है या शनि का होता है, हम उसकी सेवा करते हैं, तो बहुत से लोग इसको पालते भी हैं, बट ये अपनी अपनी चॉइस है। और आजकल तो बिल्लियाँ भी बहुत क्योंकि फैशन में हैं। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि वो कुत्ता आप कितना हाइजीनिक तरीके से रख रहे हो। मैंने देखा है लोगों का कि वो उनके बेड पे भी सोता है, उनके संग खाना भी खाता है, वही खाता है, तो वो हाइजीनिक कंडीशन तो अच्छी नहीं है, तो उसको वास्तु की क्या बोलेंगे। और बिल्ली रखना? बिल्ली को कभी भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, ना कि बिल्ली सबसे लो मेंटेनेंस एनिमल है जिसको आपको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखना पड़ता है, वो अपने आप सब कुछ कर लेते हैं। कुत्ते का तो आपको घुमाना भी है, ये भी करना है। नॉर्मली बिल्ली रखने वालों का अगर मैंने नेचर स्टडी किया है तो वो लोग अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं या लाइफ में अकेलापन बहुत फील करते हैं, जैसा मैंने देखा, क्योंकि बिल्ली को वैसे भी राहु का वो मानते हैं, प्रतीक मानते हैं, अच्छा। तो कुछ तक कुछ उसमें सस्पिशियस से जुड़ा ही रहता है। कौन सा पेट रखना सबसे शुभ होता है? जिसके साथ आपका मन लगे। ऐसा एक चीज़ और कॉमनली देखी जाती है कि लोग घर के बाहर गणेश जी की मूर्ति लगाते हैं, क्या वो सही है? गलत है। क्यों? गणेश जी की पीठ के पीछे दरिद्रता का वास होता है, ऐसा माना जाता है। तो जब आप गणेश जी की लगाओगे तो पीठ आपकी जब इधर होगी, घर की तरफ होगी उनकी, तो पहले तो मैं इस कॉन्सेप्ट के ही खिलाफ हूँ कि भगवान जी को आपने दरवाजे पे टांग दिया। कई लोग घर के बाहर होते हैं ना, हाँ, आप जाते तो वक्त द्वारपाल दर्शन तो वो देंगे। है नहीं आपके। हाँ हाँ। दूसरा ये हुआ कि आप उनकी पीठ के पीछे दरिद्रता का वास, या तो आप दोनों साइड से लगाओ या आप अंदर से बाहर से, उसमें फिर सही तरीका है कि सेम मूर्तियाँ आपको दोनों साइड से लगानी है, बाहर भी और अंदर भी। बाहर भी और अंदर भी। अदरवाइज घर के अंदर आपके हमेशा कलेश, टेंशन, बीमारियां बनी रहती हैं, क्योंकि जो सच है कि गणेश जी के पीछे दरिद्रता का वास है तो वो रहेगा। और पंचमुखी हनुमान भी कई लोग लगाते हैं। पंचमुखी हनुमान जी को लगाने का सही तरीका ये होता है कि अगर आपका घर दक्षिण मुखी है या साउथ वेस्ट है, नैऋत्य की तरफ उसका दरवाजा है, तो
पंचमुखी हनुमान जी बहुत इफेक्टिव होते हैं, मैंने यूज़ भी किए हैं कई जगहों पे, और मशीनों से उसका मिरेकल्स भी देखे हैं। लाइक जयपुर में एक डॉक्टर हैं मेरे, काफ़ी अच्छे फ्रेंड भी हैं और मेरे क्लाइंट भी हैं, डेंटिस्ट हैं वो। उनके यहाँ एक खास तरीके की नेगेटिव रेडिएशन हुआ करते थे, और जब उन्होंने दरवाजे पे लगाया तो मेरे लिए भी वो एक तरीके की रिसर्च थी कि दरवाजे के इस तरफ, बाहर की तरफ वो रेडिएशन लगातार थे, लेकिन जैसे ही आपने केवल 2 इंच आप दरवाजे के अंदर गए, मूर्ति को क्रॉस किया, वो रेडिएशन बंद। और मैंने कम से कम 10 बार ये करके देखा। तो इफेक्ट तो होते हैं। इफेक्ट तो होते हैं। मैं तो सर कैसे पता चले कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी का वास है? देखिए, नॉर्मली तो जब घर में डिस्टर्बेंस हो रहे होते हैं तो ही पता चलता है, लेकिन कुछ जो कॉमन तरीके होते हैं निगेटिविटी के जानने के, घर में बिना वजह की बीमारियां चल रही हों, घर में बिना वजह बिजली के आइटम खराब हो रहे हैं, या हमारी लीकेज हो रही है, या कुछ और हो रहा है, कोई भी शुभ काम करने में कलेश हो रहे हैं, या कुछ शुभ काम हो ही नहीं पा रहे हैं, हम छोटी सी पूजा पाठ करने बैठ रहे हैं, बीच में सब डिस्टर्ब हो जा रहा है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि हाँ, चीज़ें हैं जो गड़बड़ है। लोग पूछते हैं हाथ के निशान, हाथ में कभी भी स्पेसिफिक नहीं होता। जैसे जेल जाने का निशान है, क्या होता है, हाथ में निशान आएगा कस्टडी, क्योंकि हाथ एक सिंपल मैप है, उसको आप रीड कैसे कर रहे हैं उसके बाद। अब वो कस्टडी आपकी डॉक्टर की हो सकती है, किडनैपर्स की हो सकती है, पुलिस की हो सकती है। तो आपका जेल जाने का निशान, हॉस्पिटल में एडमिट होने का निशान और किडनैप होने का एक ही निशान होता है। ये आप आदमी को देख के अंदाजा लगाते हो कि एक्चुअली क्या होने वाला है। कोई हमने कहा देश काल, और आपको वो देखना पड़ता है। अगर आप ऐसे किसी को बता दोगे तो वो गलत हो सकता है। आप ज़्यादातर नेताओं को देखो या बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को, क्या होता है, जैसे ही वो पुलिस उनको पकड़ने के लिए आती है, वो बीमार पड़ जाते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। योग नहीं कटा, योग कस्टडी का ही था। अब ये वो जानबूझ के करते हैं या बिना जाने करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो कस्टडी वाला योग पूरा कस्टडी पूरा ही होती है। अब आप पुलिस की कस्टडी में रहे या हॉस्पिटल में गए, वो एक अलग चीज़ है। पॉलिटिशियन का हाथ कैसा होता है सर? कुछ खास नहीं होता, मैंने तो बहुतों के देखे। हर हाथ में कोई एक छोटी सी चीज़ होती है जो आगे बढ़ा देती है। ओके। और ये क्रिएट भी हो सकती है ये चीज़? बिल्कुल होगी, जब आप किसी की पॉजिटिव डायरेक्शन में चलोगे तो अपग्रेड तो होगी। सर हम एनर्जीज की बात कर रहे थे, कैसे पता चलेगा कि कौन कौन सी एनर्जीज नेगेटिव होती हैं? कौन सी नहीं, नेगेटिव एनर्जीज हैं, अलग अलग तरीके से आती हैं। कैसे आप पता चलेगा? जैसे अक्सर हम लोग सुनते हैं ना, हॉन्टेड हाउस है। हाँ। तो उस हॉन्टेड हाउस के बारे में हमें कई सारी चीज़ें मिली। सपोज कीजिए कि कोई ज़मीन ही खराब थी, तो उसकी वजह से वो हॉन्टेड है। या घर में हमने कोई ऐसा वास्तु दोष क्रिएट कर दिया जिसकी वजह से नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट हो रही है। या कई बार ऐसा होता है कि हम कोई ऐसा ऑब्जेक्ट घर के अंदर ले आए जो नेगेटिव था, जिसकी वजह से शुरू हो गई। कौन सा ऑब्जेक्ट नहीं लाना चाहिए घर के अंदर? ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं होता है। ओके। लेकिन एक जनरल में बात करता हूँ। जैसे गणेश जी की मूर्ति है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आज की डेट में जो आती है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, स्कैन करते हैं, तो मूर्ति का रिफ्लेक्शन बदल जाता है, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट हो जाता है। गणेश जी की मूर्ति का लेफ्ट दांत, गणेश जी का एक्चुअली लेफ्ट दांत टूटा हुआ है, लेकिन अगर आप मूर्तियां देखोगे उसमें राइट आता है, और वो मूर्तियां सारी खंडित की कैटेगरी में आ जाती हैं। ओके। जहाँ जहाँ मैंने देखी वहाँ पे हमने प्रॉब्लम देखी, क्योंकि लोग स्कैन करते हैं, वो रिवर्स हो जाता है, वो ध्यान नहीं दे पाते। ओके। ऐसे ही एक घर में मुझे मिला, ये तो मेरे खुद के घर का हिस्सा है, कि एक सज्जन मुझे एक गणेश जी जो अष्टविनायक आते हैं चांदी वाले, उन्होंने गिफ्ट कर दिया डेढ़ बेस में। मैंने उसको रख लिया, लेकिन 2-3 दिन में ही मेरे घर की एनर्जी मुझे लगी कि निगेटिव हो रही है। चेक किया, वही एक नया चीज़ थी जो आई थी, चेक किया तो मालूम पड़ा उसमें जो अष्ट विनायक बने हुए थे, उसमें सबके जो जनेऊ पड़े थे वो राइट से लेफ्ट थे, जबकि जनेऊ एक्चुअली लेफ्ट से राइट होता है। राइट से लेफ्ट हम तब करते हैं जब किसी की डेथ होती है, जब हम उसका काम करते हैं, तो वो निगेटिव अपने आप हो गया। तो ये बहुत छोटी चीज़ें हैं जो हम लोग जानते भी नहीं हैं। आम इंसानों को तो ये पता ही नहीं होगी कि ऐसी भी चीज़ें होती हैं। तो ये प्रॉब्लम है। तो मैं हमेशा लूँगा ये बहुत डरावने चेहरे, बहुत खंडहर टाइप की चीज़ें हैं, डूबते जहाज या नेगेटिव या वाइल्ड एनिमल्स, ये कभी घर में नहीं लाने चाहिए। नया घर खरीदते वक्त क्या क्या देखना चाहिए? बेसिकली बेसिक चीज़ें क्या होनी जो चाहिए? आप सबसे आसानी से देख सकते हो कि उसके अगल बगल कोई शमशान, हॉस्पिटल या मंदिर तो नहीं है। अगर कोई उससे सटा हुआ है तो लोग अक्सर ऐसी गलती करते हैं कि मंदिर के बगल में घर ले लें। नहीं, कभी नहीं लेना चाहिए। क्यों? मंदिर के पास तो भगवान की कृपा बरसेगी। जहाँ पॉजिटिविटी होती है वहीं सारी निगेटिविटी आती है।
सिंपल साइंस। अब एक मंदिर है, वहाँ की एनर्जी पॉजिटिव है, लेकिन मंदिर के बाहर सारी नेगेटिव चीज़ें आएंगी क्योंकि उसे एक आराम मिल रहा है। इसको अगर हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझाएं, सपोज कि गर्मी का दिन है, आप एक कमरे में एसी चल रहा है, आप देखोगे अगर आपका पालतू कोई जानवर है, कुत्ता है या कुछ भी है, तो वो जाकर के वहाँ बिल्कुल दरवाजे के पास सट के लेटता है क्योंकि उसको हल्की हल्की ठंडी हवा आती है, उसे आराम महसूस होता है। सेम हमारा इसमें होता है कि एक मंदिर है, मंदिर के अंदर पॉजिटिविटी है, लेकिन मंदिर के आसपास उसकी पूरी सराउंडिंग्स में हमेशा नेगेटिविटी होगी क्योंकि उनको वहाँ आराम मिल रहा है। अगर आप उसे सटा हुआ घर लेंगे तो क्या होगा, वो नेगेटिविटी आपको इम्पैक्ट करेगी। द प्योर साइंस। सर, आपके इतने सालों के एक्सपीरियंस में ऐसा कोई केस जो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा हो? अक्सर ऐसे केसेस होते रहते हैं। तो एक एग्जाम्पल। तो जैसे किसी एक घर का वास्तु जिसने बहुत इम्पैक्ट डाला हो, इसकी हम बात करते हैं, पहले भी मैंने इसके बारे में एक बार बात की थी। जैसे यूपी का जो सीएम हाउस है 5 नंबर, उसके बगल वाला 6 नंबर घर है, उसको हमेशा पॉलिटिक्स में हॉन्टेड हाउस मानते हैं। 6 नंबर को? 6 नंबर कालिदास मार्ग, आप जैसे ही डालेंगे उसकी पूरी हिस्ट्री आ जाएगी। अच्छा। और उसमें क्या रहा कि उसमें जो भी गया आज तक वो बर्बाद हुआ। डॉक्टर वकार अहमद साथ है उसमें, जो कि सब मंत्री और ये रहे, उनको ब्रेन हेमरेज हुआ, कई सालों तक कोमा में पड़े रहे वो। उसमें बसपा के एक मंत्री थे मिस्टर पटेल, उनको उनके हाथी ने कुचल के मार दिया। उसके बाद उसमें बाबूराव कुशवाहा रहे, जेल गए, प्रदीप शुक्ला रहे, जेल गए, नीरा यादव रहीं प्रमुख सचिव, वो जेल गई। उसके बाद उसमें कुछ महीनों के लिए मौलाना बुखारी का लड़का आया, मौलाना बुखारी इंडिया की पॉलिटिक्स से गायब हो गए। ऐसे तमाम एग्जाम्पल उस घर में रहे। जब उसका ट्रीटमेंट हो गया, जब तक नहीं हुआ था तब तक उसमें एक भी नहीं रहा। बाई चांस उस घर का वास्तु मेरे पास ही आया था। ओके। इसलिए मुझे क्या ट्रीटमेंट किया आपने? उसमें मेन प्रॉब्लम 2 थी। फर्स्ट, उस घर का ईस्ट कॉर्नर कटा हुआ था, तो अगर ईस्ट कटा होगा तो आपका सरकार से, आपकी गुडविल खराब होती है, सरकार से रिलेशन खराब होते हैं। तो आप जेल में गए, गुडविल भी खत्म हो गई, एक तरीके से आपका सारी चीज़ें खत्म हुई। ज़्यादातर लोग शायद उसमें अमर सिंह भी रहे थे उस घर में, उनके संग भी हुआ कि उनका पूरा करियर वहाँ से जाने के बाद। अब तो रहे नहीं बेचारे। हाँ, वो तो आप डालोगे 6 नंबर तो पूरी हिस्ट्री आपकी गूगल पे आ जाएगी। तो ये हुआ उनके साथ। दूसरा, अगर नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है तो आपको हार्ट या न्यूरो से रिलेटेड इशू आते हैं, तो ब्रेन हेमरेज डॉक्टर वकार अहमद शाह के संग हुआ ऐसा। और सबसे टफ कौन सा केस लगा सर? सबसे टफ केसेस में मेरे पास जो आया था वो एक गुड़गांव का घर था। ओके। और वो तब तक मैंने वास्तु हीलिंग सीखी थी, पहला केस था मेरा, वो पहले ही केस गड़बड़ा गया था। तो वो गुड़गांव में सेक्टर 17 का केस था और वो प्रॉपर हॉन्टेड हाउस था। तो हम लोगों की जो एनर्जी इंडेक्सिंग होती है, जितना हाई इंडेक्सिंग होगी उतना निगेटिव घर माना जाएगा। तो नॉर्मली अगर कहीं किसी घर का, किसी प्रॉपर्टी का इंडेक्स 6 आता है तो हम लोग मान लेते हैं कि वहाँ पे समथिंग निगेटिव इज देयर। 6, सवा 6, 6.5, पौने 7, 7, वो 0.25 में भी बहुत फर्क पड़ जाता है। तो वो मेरा पहला केस था जो कि 7+ था। और जब भी आप 7+ इंडेक्स में जाओगे तो वहाँ की जो निगेटिव एनर्जी है वो आपको सामने दिखती है। ऐसा नहीं है कि एग्जिस्ट कर रही है, आपको दिख नहीं रही, वो सामने दिखती है। तो क्या भूत एग्जिस्ट करते हैं? मैं तो इसको मानता हूँ। देखे? हाँ, ये भी उसी का एग्जाम्पल था। इवन मेरे मोबाइल में आपको कुछ फोटोग्राफ्स मिल जाएंगे जो कह सकते हैं कि हाँ ये हैं। देखिए, होता क्या है कि ऐसे केस सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। कोई चीज़ लैंड में मौजूद थी या कोई अपने प्रारब्ध से, कर्मों से किसी ने क्रिएट कर लिया या कुछ था, तो उसको हटाने के तरीके भी वही होते हैं। नॉर्मली अगर लैंड से रिलेटेड एनर्जी है वो कभी भी रिमूव नहीं होती। आप उसको एक छोटे से पॉइंट पे ये कर सकते हो। जैसे बड़ा मज़ेदार सा एग्जाम्पल था मेरठ का डीएम बंगला। मेरठ का डीएम बंगला था, तो नाम तो मैं नहीं लूँगा कौन से डीएम का। तो उनके संग हुआ, वो नए नए वहाँ पहुँचे और अचानक से उनको तो नहीं दिखा, उनकी वाइफ को कुछ चीज़ें दिखाई पड़ी। प्रॉपर वहाँ पे सोफे पे बैठा हुआ कोई इंसान। तो मुझे बुलाया गया, मैंने जा करके उसको देखा तो पता चला कि वो किसी मोहम्मदन का था और जब वो मरा तो उसको वहीं कैंपस के गार्डन में उसको दफना दिया गया। तो उसको दफना दिया तो वो कभी कभी अक्सर लोगों को ऐसे ही वो घूमता हुआ दिख जाता था। सबको नहीं दिखता था, लेकिन अगर 10 लोग हैं तो 2 या 3 को दिख जाता था। तो उनकी डीएम की वाइफ को भी ऐसे ही दिखा था। तो वो प्रॉब्लम थी। फिर उसको जा करके देखा तो
आई डोंट नो कि कितना सही है, लेकिन जितना मेरा अपना प्रैक्टिकल एक्सपोजर है, मैंने ये माना कि ये सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं, जो भी नेगेटिव एनर्जी है। अब तो साइंस भी इसको मानता है। तो उस पर्टिकुलर इसके पास जो कप बनी हुई थी, मैंने उसकी कॉपर की वायरिंग करी और कुछ और ट्रीटमेंट दिए। उसके बाद उसका वहाँ पे आना बंद हो गया। मैंने ना कब रिमूव करी ना कुछ भी किया, लेकिन ये हुआ। तो भूत होते हैं। हाँ, आगरा का भी एक घर में ऐसा था। तो आप उसको उस एरिया में रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। रिमूवल जैसी चीज़ नहीं होती अगर वो लैंड के अंदर है। बट अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को आप रिमूव कर दोगे, वो चीज़ वहाँ से हट जाएगी। जैसे एक बहराइच का केस था, उसमें क्या हुआ था कि एक मूर्ति थी लकड़ी की नीले रंग की। वो मैंने जाके देखी नहीं थी, मैं सिर्फ हाथ देख रहा था। तो हाथ देखने में पता चला कि वहाँ पे एक नीले रंग की मूर्ति लगी हुई है, लकड़ी की है, उस पर्टिकुलर कमरे में है, क्योंकि वो बिल्कुल प्राइम लोकेशन पे वो खाली पड़ा हुआ घर था। मालूम पड़ा उस कमरे में जो रहा, 6 महीने के अंदर उसकी डेथ हुई, और बहुत बुरी मौत हुई। कुछ जल के मरा, किसी ने सुसाइड कर लिया, किसी ने 6-7 डेथें उस घर में हुई। फिर वो घर खाली, मतलब कुछ बचा ही नहीं उस घर में रहने वाला। तो जब मैंने उसका हाथ देखा तो वहाँ पे एक मूर्ति थी। तो उस घर का जो सर्वाइवल मेंबर था उसने बताया कि वहाँ पे उस तरीके की एक मूर्ति उस कमरे में मौजूद थी। सब कुछ हट गया, लेकिन वो मूर्ति आज तक वहीं है। अगर कोई उस मूर्ति को रिमूव करने वाला होगा, घर की निगेटिविटी खत्म हो जाएगी। नहीं है, तब तक नहीं हो सकती। इंटरेस्टिंग है सर। अच्छा, इंटरनेशनली 13 नंबर को अनलकी क्यों कहा जाता है? न्यूमरोलॉजी मेरी फील्ड तो नहीं है, लेकिन 30 नंबर पे राहु का नंबर माना जाता है, जो हमेशा मिस्टीरियस होता है। तो मे बी दैट इज द रीजन। अगर आपके घर में कोई पेशेंट है तो क्या वास्तु से वो ट्रीट हो सकता है? देखिए, ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ कुछ ना कुछ बीमारी लोगों को ना हो। अभी लोगों ने इस पर रिसर्च चालू करी है कि वास्तु का हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अलग अलग कॉर्नर पे अलग अलग दोष अलग अलग तरीके की बीमारियां देते हैं। मैंने भी इस पे काफ़ी काम किया। जैसे कैंसर की बात करते हैं, जो आजकल बहुत कॉमन हो गया है। प्रैक्टिकली अगर आप देखें, मैं एक पॉडकास्ट में मैंने देखा था जो काफ़ी वायरल हुआ था कि उन्होंने कहा था कि अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो कैंसर होता है। और ये हमेशा सच नहीं होता। ये आधी बात सच थी, क्योंकि सिर्फ नॉर्थ ईस्ट का अगर दोष है तो वो कैंसर नहीं देता, उसके साथ साउथ वेस्ट भी खराब होना जरूरी है। तो इफ़ देयर इज ए कॉम्बिनेशन, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट, सीढ़ियाँ, किचन या कोई दोष बन गया, और साउथ वेस्ट में भी एक पैरेलल एक और दोष बन गया, तो वहाँ कैंसर होने के मैंने 80 से ज़्यादा केसेस सर्च किया। अब इसमें मैंने ये भी देखा है, जिनकी 3rd स्टेज 4th स्टेज आ गई, उनकी तो मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन अगर उनमें से आपने कोई भी एक दोष सही कर दिया, क्योंकि दोनों सही करना कई बार नहीं होता है, तो उनकी बीमारी कम हो जाती है। कैंसर के मैंने, अगर मैं बड़ा केस बोलूँ तो वो लखनऊ का केस था, और उसमें उनको 4th स्टेज कैंसर था। उस लेडी को मेरे ऊपर काफ़ी ट्रस्ट था, मैं तो यही कहूँगा। उन्होंने वो उपाय किए, एंड देन आफ्टर 2 months मालूम पड़ा कि उनका वो, क्योंकि डॉक्टर ने मना कर दिया था कि अब ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। बट बहुत सक्सेस रेशियो तो नहीं बोलूँगा, लेकिन 3 या 4 केस थे जो सही हो चुके। सर, कंस्ट्रक्शन तोड़नी पड़ती है या फिर कोई छोटे उपाय होते हैं? हमेशा ऐसा नहीं होता। कंस्ट्रक्शन तोड़ने की अगर बात करें तो वो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट की हमारे पास कोई रेमेडी नहीं है। हालांकि मैं इस पर काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक कोई भी इफेक्टिव रेमेडी नहीं मिली है। अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बना दिया तो आपको हटाना ही पड़ेगा। वो हटाना ही पड़ेगा। हालांकि नॉर्थ ईस्ट की सीढ़ियों की रेमेडी मुझे मिल गई, उसको तोड़ने की जरूरत नहीं है। हर चीज़ की रेमेडी मिल गई, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट की रेमेडी मुझे अभी तक नहीं मिली। उसका आपको हटाए बिना कोई रास्ता नहीं है। अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है या सीढ़ियाँ हैं या नॉर्थ ईस्ट का वास्तु दोष है, तो आप ये मान के चलो कि घर में मैरिज रिलेटेड इशूज़ रहेंगे ही रहेंगे। बच्चों की शादियाँ ना हो, या जो शादियाँ हो चुकी वो डिस्टर्ब हो रही हों। 7 हॉर्सेस कई लोग अपने ऑफिस में रखते हैं, वो मैंने सच बताऊँ तो अभी तक ऐसा कोई रिजल्ट नहीं देखा। घरों में देखता हूँ लोग लगाते हैं, ओके। तो 7 हॉर्सेस बट रखना अच्छी मुझे बात है। कोई मैंने कहा ना, मैंने इसका कोई इम्पैक्ट देखा ही नहीं, प्लस था माइनस। तो अगर मैंने नहीं देखा तो कहीं जिक्र भी नहीं है इसका। आपका मॉडर्न वास्तु में मिल जाएगा, पुराने वास्तु में कहीं नहीं मिलेगा। पुराना वास्तु इंडिया का 2 ही पार्ट में बटा हुआ है, साउथ और नॉर्थ। साउथ जो था वो मयासुर, अगर हम एंसेंट उस पर जाते हैं तो वो मयासुर थे, जिन्होंने किताब भी लिखी थी, नाम तो मैं मिस कर रहा हूँ, उस पर सारा होता। नॉर्थ का जितना वास्तु चलता है वो विश्वकर्मा पे बेस्ड होता है।
Okay. जो विश्वकर्मा ने लिखा था, उन्होंने लिखा था। तो सारा वास्तु यही है। अब बहुत सारी चीज़ें उस जमाने में नहीं थी, जैसे लिफ्ट है तब हुआ नहीं करती थी, गीजर है नहीं हुआ करता था, फ्रिज है नहीं हुआ करता था। तो इसको आप मॉडर्न वास्तु में कैसे अपडेट करेंगे, ये अपना अपना मानना है। क्योंकि हम गीजर मानेंगे तो गीजर में अगर हम हीटर का एलिमेंट लेंगे तो वो गर्म हो रहा है, उसको आग्नेय कोण में होना चाहिए। लेकिन अगर आप उसे पानी भरा हुआ है तो वाटर एलिमेंट है। तो कुछ चीज़ें ऐसी है जहाँ पे वास्तु के रूल एक्चुअली काम नहीं करते, वहाँ पे आपको देखना पड़ता है। जस्ट लाइक आपकी लिफ्ट है, लिफ्ट वास्तु में कहीं पे भी सही फिट नहीं होती। अच्छा। जहाँ पे भी आपको लिफ्ट लगानी और लगाए बिना काम भी नहीं चलेगा, मल्टी स्टोरीज बननी है। तो जहाँ पे भी आप लिफ्ट लगाओगे आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। क्यों? लिफ्ट में हमेशा नीचे गड्ढा होता है, उसकी स्प्रिंग्स, उसकी चीज़ों के लिए। आप उसको साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट में बनाओगे, गड्ढा हो जाएगा, दोष क्रिएट करेगा। तो कोई ये कहता है कि भाई नॉर्थ में लगा दो लिफ्ट को। अब अगर आपने नॉर्थ में लिफ्ट लगाई, गड्ढा तो हो गया, बट उसका जो मेंटेनेंस रूम होता है वो ऊपर होता है, तो वो हाइट बढ़ जाएगी। तो फिर एक नया दोष क्रिएट हो गया, क्योंकि आप नॉर्थ को, नॉर्थ ईस्ट को ऊंचा नहीं कर सकते, ईस्ट को। तो आप चाहे इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ, अगर आप साउथ, साउथ वेस्ट में लगाओगे तो आपको गड्ढे का ट्रीटमेंट देना है। अगर आप नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट में लगाओगे तो आपको उसके हाइट का ट्रीटमेंट देना है। तो कुछ चीज़ों का हमारे पास सिर्फ रेमेडी ही है, उसका वास्तु में एक्चुअल कोई जगह नहीं है। सर, हम दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और दिल्ली एनसीआर में ज़्यादातर फ्लैट कल्चर है। अब वहाँ फ्लैट तोड़ नहीं सकते, फ्लैट में कंस्ट्रक्शन हो नहीं सकती। तो ऐसी कौन कौन सी बेसिक रेमेडी हैं जिनसे आपके पास अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है तो आप उसके इफेक्ट को कम कर पाएँ? देखिए, नेगेटिव एनर्जी अगर कोई है तो नेगेटिव एनर्जी का तो सबसे आसान तरीका है जो आदमी कर सकता है, भैया तो वो किसी पंडित को बुला के पूजा पाठ कराए, जो कि आज की डेट में सही नहीं मिलते, वो वैदिक तरीका हुआ। आप किसी तांत्रिक को पकड़ो, ओझा को पकड़ो, वो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि 99% फेक है। फिर आप क्या, क्रिस्टल थेरेपी। आप सबसे आसान तरीका है, आप एस्थेटिक की बॉल, जो कि मोस्ट इफेक्टिव है, अपने घर में रखिए। कौन सी डायरेक्शन में? जहाँ पे लगेगी आपको नेगेटिविटी है। और अगर आपको जनरली रखनी है तो दो जगह सबसे अच्छी मानी जाती है, तो आप उसको नॉर्थ वेस्ट में रखो, क्योंकि 90% घरों में अगर नेगेटिविटी आ रही है, जमीन में नहीं है तो नॉर्थ वेस्ट से ही आती है। ओके। तो आप उसके एंट्रेंस पे ही रख सकते हो, घर की नहीं, नेगेटिव एनर्जी की। तो आप नॉर्थ वेस्ट में वो बॉल रख सकते हैं। वो लेकिन घर की साइज के हिसाब से कैलकुलेशन अलग होते हैं कि कितनी वेट की आपको रखनी है। और उसमें भी दो तरीके की, क्रिस्टल और स्फटिक में लोग कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि स्फटिक को भी क्रिस्टल की वैरायटी है, तो क्रिस्टल के नाम पे वो बेल्जियम ग्लास दे देते हैं। वो नहीं रखना, हमको प्रॉपर स्फटिक जो सिबलिंग आता है वाइट वाइट सा, वो रखना है। बॉल रखनी है, उसको हर 15 डेज में आपको 6-7 घंटे के लिए नमक के पानी में डुबो दीजिए। इसका फंक्शन होता है नेगेटिव एनर्जी को एज ए स्पंज एब्जॉर्ब कर लेना। तो ये जो भी 10-15 दिन में एब्जॉर्ब करेगी, आप उसको पानी में डाल के क्लीन कर दोगे, नमक के पानी में, फिर आप रख दो। तो कैसी भी नेगेटिविटी हो 2-3 महीने में खींच खाच के खत्म कर देता है। ये है जिसपे आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो, आप खुद कर सकते हो इस इलाज को। फिर और क्रिस्टल्स आते हैं, जैसे कि सेलेनाइट है। लोग कई बार कहते हैं सेलेनाइट नेगेटिव एनर्जी के लिए, लेकिन नहीं, सेलेनाइट होता है हीलिंग के लिए। जिस घर में पेशेंट है, आप उनके कमरे में सेलेनाइट रखो, उसकी रिकवरी फास्ट कर देता है। लेकिन इसको चार्ज करने का तरीका होता है कि इसको आपको 2-3 दिन में धूप में रखना होता है। ये सिर्फ धूप में रख करके ही चार्ज हो जाएगा, क्योंकि हर एक का सिस्टम अलग होता है। ऐसे ही हमारा बहुत ज़्यादा चलने वाला तरीका है, जो यूरोप में बहुत यूज होता है टर्मलिन, ब्लैक टर्मलिन। ये बुरी नज़र से, नेगेटिव चीज़ों से बचाता है। तो इसको मैं कहता हूँ कमर्शियल प्लेसेस पे ज़्यादा रखना अच्छा होता है। ये आप घरों में भी रख सकते हैं, किसी की नज़र न लगे, किसी की नेगेटिविटी ना आए, ये होता है। बट हर एक को आपको क्लीन करना पड़ता है। जस्ट लाइक कि एक आपका पोछे का कपड़ा है, एक डस्टर है, उसको जब आप पोछोगे वो खुद गंदा हो जाएगा। अगर आप उसके बाद भी पोछते रहोगे तो वो गंदगी फैलाएगा सफाई करने के बजाय। अगर आप उसे क्लीन कर लोगे वो ठीक हो जाएगा। तो सारे क्रिस्टल्स में ये एक बेसिक रूल है जो फॉलो नहीं करते लोग। क्रिस्टल लाके तो रख लेते हैं, उसको क्लीन नहीं करते। तो थोड़े दिनों के बाद क्या होता है, वो जो नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर रहा है वो एमिट करने लगता है, तो प्रॉब्लम दुगनी हो जाती है। सर, चलते चलते लास्ट सवाल है कि घर की एंट्रेंस में ऐसा हम क्या लगाएं कि बैड एनर्जीज हमारे घर में आ ही ना पाए? आप फिटकरी लगा सकते हो दरवाजे पे, फिटकरी से नहीं आती है। फिटकरी आप नहीं लटकाना चाहते हो तो वही मैंने बताया कि स्फटिक की बॉल रख सकते हो, आप टर्मलिन रख सकते हो। ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जिनसे आप इस नेगेटिव एनर्जी को बचा सकते हो। तो अगर आपने छोटे छोटे उपाय कर लिए तो आपके घर में बैड एनर्जीज नहीं आएंगी। आने का कोई तरीका हो सकता है, लेकिन जैसे आपने गलत डायरेक्शन में शीशा लगा दिया, वही बुला लेगी। लेकिन जो आप दरवाजे की बात कर रहे हो, दरवाजे का ही तरीका है। शीशा किस डायरेक्शन में होना चाहिए? शीशा हमेशा नॉर्थ या ईस्ट में होना चाहिए। ओके। साउथ या वेस्ट में शीशे हमेशा प्रॉब्लम देते हैं।
और अगर आप प्रैक्टिकली इस चीज़ को समझना चाहते हैं कि बीमारियों पे कितना इफेक्ट है, आप किसी भी घर में जाओ जहाँ पे वेस्ट वॉल पे शीशा लगा है, उस घर में आपको पैरों और दांतों की दिक्कत मिलेगी ही मिलेगी। ओके, आप कहीं पे भी चेक कर लो। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे पॉडकास्ट में आए और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने जानने की कोशिश की, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो भी बचा हुआ है। बहुत तो हम बढ़िया। उम्मीद करेंगे कि हम जल्दी आपको दोबारा बुलाएं और हम और डिटेल में इस पॉडकास्ट को ले जा सके। थैंक यू सो मच सर हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू सर।